नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। इन दिनों शाहरुख खान की एक फ़िल्म की बड़ी चर्चा है। फ़िल्म का नाम है जवान और जो भी देख कर के आ रहे हैं, वो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। कोई संवाद की तारीफ़ कर रहा है, कोई कहानी की तारीफ़ कर रहा है, कोई शाहरुख खान की एक्टिंग की तारीफ़ कर रहा है। तो हमें लगा कि हम भी उस पर कुछ बात करें। हालाँकि मैं सिनेमा का आदमी हूँ, मैं जानता हूँ सिनेमा को, लेकिन हमारे साथ एक और साथी हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी साहब। आप जानते हैं, बड़ी चर्चित पत्रकार हैं। प्रकाश भाई नमस्कार। नमस्कार। जी, बॉम्बे नवभारत टाइम्स में इन्होंने काम किया है, लंबे समय तक वरिष्ठ पद पर रहे, कई अखबारों में काम किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फ़िल्म के बड़े प्रेमी हैं। हालाँकि फ़िल्म पत्रकारिता नहीं की है, लेकिन फ़िल्म के बड़े प्रेमी हैं और कोशिश करते हैं कि पहले ही दिन फ़िल्म देख ली जाए। और प्रकाश भाई जो है, वो पहले ही दिन फ़िल्म देख कर के आए हैं। हम उनसे जानते हैं, भाई साहब कैसी लगी आपको फ़िल्म? धनंजय जी, मुझे जवान फ़िल्म में बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी लगी और फुल टू एंटरटेनिंग लगी फ़िल्म। दूसरी बात है कि फ़िल्म में मज़ा आया क्योंकि इसमें तमाम तरह के मसाले थे। 169 मिनट 14 सेकंड की फ़िल्म में 17 मसाले और 18 स्वाद है, मैंने लिखा भी था। देखिए, इस फ़िल्म में जिस तरीके से एक्शन है, जिस तरह से इमोशन है, वो बड़े अलग तरह का है। एक लेवल ऊपर का है। तो मुझे लगा कि ये फ़िल्म बहुत ही अलग है। शाहरुख खान 57 साल के, लेकिन उन्हें एकदम युवा दिखाया गया है और उन्हें 2 उँगलियों के सहारे पुशअप करते हुए भी उन्होंने एक सीन में बताया। तो अगर वो वास्तव में 2 उँगलियों के सहारे पुशअप कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वो वाक़ई जवान हैं। 57 साल के होकर भी ऐसे पुशअप्स लगाते हैं जैसे कोई 27 साल का व्यक्ति या 17 साल का नौजवान भी नहीं लगा सकता। तो मुझे अच्छी लगी। जो खास बात मुझे लगी वो ये कि इस देश के वे सारे मुद्दे जो आज हमारे देश में, जिनकी चर्चा केवल छूता भरे मास मीडिया, उन मुद्दों की तरफ इसने ध्यान दिलाया। राफेल की खरीद के मुद्दे को आप माने कि राफेल की खरीद महंगी की गई है, रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार होता है, वो भी इस फिल्म में है। किसानों की आत्महत्या जैसा गंभीर मुद्दा भी इसमें है। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान, जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी के कारण जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, 2 साल वो जेल में रहे, बाद में कोर्ट से जमानत हुई, उस तरह के किस्से भी हैं। और सबसे अंत में, भले ही नाटकीय अंदाज में रहो, शाहरुख खान ने एक मैसेज दिया है इस देश के लोगों को, और वो मैसेज ये है कि आप जब 5 रुपए की एक मच्छर मारने वाली कॉइल खरीदते हैं, तो 50 पंचायत करते हैं कि भाई ये 5 घंटे चलेगी, बीच में बंद तो नहीं होगी, मच्छर मारेगी, ज्यादा धुआं तो नहीं करेगी, जहरीला धुआं तो नहीं होगा, तमाम बातें करते हैं। आप चावल खरीदने जाते हो तो आप पूछते हैं कि चावल खरीदने इसमें कंकड़ तो नहीं है, स्वाद तो अच्छा है, खुशबू तो अच्छी है। आप आटा खरीदने जाते हो तो आप कहते हैं कि इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हर चीज में आप उंगली करते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, लेकिन जिस उंगली का उपयोग सही जगह करना चाहिए, 5 साल में जब आप चुनाव में जाते हैं, वोट देने के लिए जाते हैं, तो क्या आप इस बात की गारंटी देखते हैं कि जो व्यक्ति सरकार बना रहा है वो आपकी बीमारी में आपके इलाज की व्यवस्था करेगा? क्या वो व्यक्ति जो सरकार बना रहा है इस बात की गारंटी देता है कि अगर हमने सरकार बनाई, हम सत्ता में आए, तो हम आपके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे? क्या वो इस बात की गारंटी देता है कि बुढ़ापे में जब आप अक्षम हो जाएंगे तो आप भूखों नहीं मरेंगे? क्या वो गारंटी देता है कि आपके सिर पे छत होगी आजीवन, मरते दम तक आप छत के नीचे रहेंगे? तो उन्होंने ये संदेश दिया है कि आप अपने वोट का उपयोग सही जगह कीजिए, इसके बिना इस आपका कोई भला नहीं हो सकता। और इन दिनों जो सोशल मीडिया पे बड़ा मुहावरा चल निकला है कि इस फिल्म में शाहरुख खान का एक डायलॉग है जो आजकल नेशनल डायलॉग बन गया है, और वो डायलॉग फिल्म का है, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह का नहीं, जो कहता है कि बेटे को हाथ लगाने के पहले बाप से बात कर। तो शायद शाहरुख खान ने अपने सारे मैसेज दे दिए हैं जो वो लोगों से कहना चाहते हैं। उन्होंने सांप्रदायिकता का मैसेज भी दे दिया है, किस तरह सांप्रदायिक आधार पर लोगों से भेदभाव होता है। फिल्म का एक डायलॉग है कि आप बैंक वाले मर्सिडीज कार खरीदने जाओ तो 8% पे लोन देते हैं, लेकिन किसान अगर एक ट्रैक्टर खरीदता है तो उसे 13% पे लोन देते हैं, इतना ब्याज लेते हैं। एक उद्योगपति के 40,000 करोड़ रुपए सरकार माफ कर देती है एनपीए के नाम पे, लेकिन एक किसान जो ट्रैक्टर के लिए लोन लेता है, 40,000 के लोन को आप 10 दिन के लिए उसकी वसूली नहीं टाल सकते। तो ये सारे मुद्दे, मुझे लगता है कि जवान फिल्म को महत्वपूर्ण बनाने में इन सब बातों का योगदान है। इस फिल्म ने
लोगों के मुद्दों को छुआ है, लोगों की बात कही है। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये भी कहा है कि आप वोट देने जाएं तो सोचिए कि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो पार्टी सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगती है, क्या वो पार्टी जाति के नाम पर वोट मांगती है, क्या वो पार्टी अपने कामों के आधार पर वोट मांगती है। तो ये सारे मुद्दे, और मेरे ख्याल से प्रकारांतर में अरविंद केजरीवाल भी ये मुद्दा उठा चुके कि हम बेहतर सेहत की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, शिक्षा की व्यवस्था देंगे, सस्ता बिजली, पानी, इंटरनेट उपलब्ध कराएंगे। ये सारे मुद्दों को इस फिल्म ने छुआ है और इसलिए मुझे लगा कि फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। और एक दर्शक जब फिल्म के किसी कैरेक्टर में अपने आप को विजुलाइज करता है तो उसे लगता है हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैंने बैंक से कर्जा लिया और बैंक ने जबरदस्ती मुझसे इतना ब्याज लिया, मैंने कहा कि मैं कोरोना काल में 2 महीने ब्याज नहीं दे पाऊंगा तो बैंक वाले मेरे घर पे आ गए, या मुझे ज्यादा ब्याज देना पड़ा। ये सारी बातें हैं और इसी कारण ये फिल्म इतनी पसंद की जा रही, जिसने वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है और भारत की अब तक की सबसे सुपरहिट फिल्म में है। धनंजय जी जी। ऐसा कहा जा रहा है कि जो है ये फिल्म जो है, चूंकि वो बाप बेटे के डबल रोल में है, शाहरुख खान खुद पिता भी है और बेटा भी है, डबल रोल है उनका। शाहरुख खान आमतौर पे इस तरह के रोल लगभग नहीं किए हैं, बाप बेटे का रोल। अमिताभ बच्चन तो कई फिल्मों में कर चुके। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो उनके बेटे के साथ हुआ, उनके बेटे को जिस तरह से फंसाया गया, एंटी नारकोटिक्स वालों ने फंसाया था, जेल ले गए और तमाम चीजें हुई, फिर किस तरह से उनका बेटा बच के आया, कितनी सारी कहानियां हुई। मीडिया ने ये जो, जिसको कहें ये मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको मैं बोलते हैं लोग, मैं उसको गटर मीडिया बोलता हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया तो मैं आप हम लोग आप जहाँ बात कर रहे हैं मैं उसको मानता हूँ कि ये उससे आगे की टेक्नोलॉजी है। जब आप उन चैनलों पे बात करते हैं, जब आप उन चैनलों को देख रहे होते हैं तो आप उससे संवाद नहीं कर सकते हैं, एक तरफा संवाद है, वो जो बोल रहा है वो सुनिए। लेकिन हम आप जहां भी हैं, जिसको डिजिटल मीडिया कहा जाता है, यहाँ हम आप बात कर रहे हैं तो दर्शक हमारे साथ संवाद कर सकते हो, अपने मैसेज वहां पे टाइप कर सकते हैं और अपना संदेश वहां दे सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, उनके जवाब दे सकते हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इसलिए ओटीटी सिनेमा की भाषा में जिसको कहते हैं ओवर द टॉप, ओटीटी बिना तार के, बिना इसके जो है आप उन तक पहुंच जाते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, घर बैठे ये सारी चीजें मिलती है। तो कहा जा रहा है कि ये जो है शाहरुख खान ने ये जो किया है वो उसमें उनका अपना फ्रस्ट्रेशन है, अपना गुस्सा है सरकार के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, बाकी तंत्र के खिलाफ, कि आप जो है एक एक सामान्य से आदमी को, आप किसी भी आदमी को किस तरह से मीडिया ट्रायल करा के या आपराधिक तरीकों से फंसा करके उनको आप परेशान करते हो, वो आम आदमी को परेशान करते हो। इस तरह के कुछ मैसेज लेकर के उन्होंने फिल्म बनाई है। क्या ऐसा आपको लगा कि हाँ, उसका गुस्सा निकाला है शाहरुख खान ने अपने बेटे के साथ जो हुआ, उनके बेटे के साथ उसका? धनंजय जी, एक व्यक्ति के रूप में और एक कलाकार के रूप में मुझे लगता है कि शाहरुख खान ने हमेशा अपने आप को परिमार्जित किया है, अपने आप को मांझते रहे हैं। फौजी से लेके अब तक की यात्रा देखी, और जब आर्यन खान को 22 दिन तक बिना सबूत के हिरासत में रहना पड़ा, आप देखिए कि शाहरुख खान ने एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया, कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की, न उन्होंने किसी सांप्रदायिक आधार पे की, न किसी और आधार पे की। जबकि तमाम मीडिया में, तमाम चैनलों में, अखबारों में, सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म पे कई लोग लगातार जहर उगलते रहे कि वो तो है ही ऐसे समुदाय का, वो तो है ही ऐसे व्यक्ति का, वो तो है ही ऐसा। तो इसके बावजूद शाहरुख खान ने अपने आप को कोई बयान देने से बचते रहे, न वो मीडिया से मुखातिब हुए, न उन्होंने कोई कोई ट्वीट किया इस तरह का, और कोई बात उन्होंने नहीं की। लेकिन मुझे लगता है कि शाहरुख खान ये बात जानते हैं कि वो शाहरुख खान है और इस महाद्वीप के सबसे सबसे लोकप्रिय सितारे भी हैं, सबसे कामयाब सितारे भी और सबसे बड़े बिजनेसमैन भी हैं, जिन्होंने अपने बूते पर 6,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई है। और विश्व के, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, टॉम क्रूज से भी ज्यादा पैसा उनके पास है, विश्व के सबसे धनी आदमी। तो शाहरुख खान ने यह यात्रा ऐसे नहीं की है, उन्होंने बहुत सोच समझ कर की है। और जब कोई व्यक्ति इस ऊंचाई पे पहुंचता है तो उसे अपनी बात कहने के लिए उसका एक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय बयानबाजी के। शाहरुख खान जैसे व्यक्ति के लिए या नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के लिए बयानबाजी से ज्यादा जरूरी है कि वे क्या एक्शन लेते हैं। तो शाहरुख खान ने अपनी फिल्म के माध्यम से वो सारी बातें कही। अब आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, उसके माध्यम से बात करते हैं।
मणिपुर के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं ना कुछ किया, तो उन्होंने अपना मैसेज दिया। शाहरुख खान ने फिल्म के जरिए मैसेज दिया कि भाई ये चीज गलत हो रही है, ये गलत हो रहा है और इस तरह की चीजें इस देश में हो रही है। फिल्म में जो मुद्दे उठाए, जब वो फिल्म में देख के मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि अरे शाहरुख खान ने इतने साहसिक बयान कैसे दिए फिल्म में। क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं एजेंडा फिल्में तो हमेशा से ही रही है, कोई दो मत नहीं। 2 बीघा जमीन भी एजेंडा फिल्म थी, अछूत कन्या का भी कोई एजेंडा था, तो कश्मीर फाइल्स का भी था और केरला स्टोरी का भी था। लेकिन इसमें जिस बोल्ड तरीके से उन्होंने अपनी बात कही और ये जानते हुए कही कि उनकी बातों को ये सरकार पसंद नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोल्ड तरीके से कहा, तो ये बताता है कि शाहरुख खान का कद हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा है। शाहरुख खान का कद वो नहीं है जो हमें दिखता है, शाहरुख खान उससे कहीं ऊंची जगह पे हैं, ऐसा मुझे लगता है। धनंजय जी। मैं आपको बतलाऊं, मैं 91 में शाहरुख खान से मैं मिला था। वो तब शूटिंग कर रहे थे एक फिल्म की, जिसमें नसरुद्दीन शाह थे और वो भूत की कहानी थी, क्रिकेटर है, वो सारी कहानी थी। लेकिन शाहरुख खान को मैं तब मिला था जी। तब मैं जनसत्ता के लिए इंटरव्यू करने गया था उनसे। उन्होंने कहा कि अगर आप पत्रिका के लिए करने आए हो इंटरव्यू तो आपको इंटरव्यू नहीं देंगे जी। क्योंकि वो गॉसिप पत्रकारिता है। अगर आप अखबार के लिए करने आए हो तो मैं इंटरव्यू आपको दूंगा, क्योंकि अखबार बढ़िया काम करता है। और अखबार, मैंने कहा मैं जनसत्ता के लिए आया हूं, तो पूरा इंटरव्यू दिया शाहरुख खान ने। लेकिन उस समय भी जो यंग शाहरुख खान थे, 91 की बात कर रहा हूँ, तो 91 और आज जो है 9 साल, 32 साल की बात, पुरानी बात कर रहा हूँ। तो लगभग समझिए कि यंग ही थे, तो यंग ही थे उस समय, मैं भी यंग था। तो शाहरुख खान के अंदर तब भी मैंने जबरदस्त आत्मविश्वास देखा था और लगा था कि शाहरुख खान एक ऐसा व्यक्ति है जो डरता नहीं है, जो चमचागिरी नहीं करता है, जो चाटुकारिता नहीं करता। और इस फिल्म के बारे में जो बात कही जा रही है कि सरकार ने उनको झुकाने के लिए एंटी नारकोटिक्स का इस्तेमाल भले किया, लेकिन यह आरोप तो जाता है कि सरकार ने इस तरह से किया मुसलमानों को मैसेज देने के लिए, या क्या क्या तरह तरह के आरोप लगाए गए। मैं उसमें नहीं आता हूँ, पॉलिटिकल नहीं बनाता हूँ उसको। लेकिन एक पिता के तौर पे अगर देखिए कि एक पिता के लिए एक बेटा जो है, अगर उसका जेल चला जाए और फर्जी तरीके से फंसा दिया जाए और उसको जो है तरह तरह से प्रताड़ित किया जाए, तब जो है उस पिता के अंदर जो आक्रोश होगा, मैं वो समझ पा रहा हूँ शाहरुख खान के अंदर कितना आक्रोश था। अगर शाहरुख खान अगर अपराधी होते तो शायद दूसरे तरीके से रिएक्ट करते, लेकिन शाहरुख खान जो है अभिनेता है, शाहरुख खान जो है वो सफल अभिनेता है, तो उन्होंने उस तरीके से रिएक्ट किया है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल फिल्म नहीं होते हुए भी एक पॉलिटिकल मैसेज देने का काम किया है सिनेमा ने या आज के समाज में। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल मैसेज है और सरकार को सीधा उन्होंने जवाब दिया है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सरकार को सीधा सीधा जवाब दिया है। शाहरुख खान को माना जाता है कि वो कांग्रेस के प्रति सिंपैथाइजर है। ये भी कहा जाता है कि प्रियंका गांधी से उनकी नजदीकियां रही है, उनकी मेल मुलाकातें भी होती रही है, दिल्ली के हैं वो भी, तो ये बात हो सकती है। लेकिन फिल्म की कहानी जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये उस बात को जो कहना चाहते उन्होंने अपने कैरेक्टर की जुबान से कहा है, शाहरुख खान की जुबान से नहीं कहा। तो मैं एक और आपसे सवाल करूं, अगर देखिए आप जो कहानी सुना रहे थे पहले कि उन्होंने वोट देने के संदर्भ में ये कहा, मैं किसी उपन्यास में शायद पढ़ रहा था कि सुकरात के हवाले से था या किसके हवाले से, कि जब आपको जो है लकड़ी का कोई सामान बनवाना होता है तो किसके पास जाते हैं? तो जवाब देने वाले ने कहा कि बढ़ई के पास जाते हैं। बोला कुम्हार के पास क्यों नहीं जाते हैं, बढ़ई के पास क्यों जाते हैं? तो उसने कहा कि कुम्हार जो है थोड़े लकड़ी के सामान बनाएगा, तो बढ़ई बना सकता है। बोला अच्छा। फिर बोला कि अगर आपको मिट्टी के बर्तन चाहिए तो कहाँ जाते हो? बोला कुम्हार के पास जाते हैं। बोले सुनार के पास क्यों नहीं जाते हो? बोला सुनार तो सोने का काम करता है, मिट्टी का काम थोड़े करता है। बोला अच्छा। तो बोला कि जब आप सरकार चुनते हो, जब नेता चुनते हो, तो किसी को क्यों चुन लेते हो आप? जो आपने कहा वही प्रसंग था वो, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। तो ये बात तो सच है और हमारे देश की जनता, हमारे देश की पब्लिक आज भी उसी तरीके से सोचती है। उसके लिए मुद्दे कुछ और हो जाते हैं। तो एक तरह से समझिए ये फिल्म अवेयर करती है। लेकिन आमतौर पे जो हिंदी सिनेमा का स्वर है, खास करके 90 के बाद में जो स्वर देखता हूँ, क्योंकि मैं तो सिनेमा के बड़ा करीब रहा हूँ, लेकिन 90 के बाद जो स्वर है उसका एंटरटेनमेंट उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि सिनेमा का मूल जो है
रीढ़ जो है एंटरटेनमेंट है, कि कोई भी बात अगर कहनी है, बहुत महीन से महीन बात, बहुत ज्ञान से भरी बात भी अगर कहना चाहते हैं तो आप एंटरटेनिंग तरीके से करें। ये सिनेमा का मूल सूत्र है कि जब तक अगर आप एंटरटेनिंग तरीके से कोई बात नहीं कहते हैं तो आपकी बात जो है स्टेटमेंट की तरह चली जाएगी। उसको कहानी में इस तरह पिरोइए कि उसके दिल को टच करे, देखने वालों के दिल को टच करे और उसके दिमाग को स्पर्श करे, तो आपकी फिल्म है। जिसे आमतौर पे कहा जाता है कि मदर इंडिया के लिए जो कहा जाता है कि मदर इंडिया अब तक की सबसे बेहतरीन कहानी थी, बेहतरीन पटकथा थी। वो मानवीय मूल्य के हिसाब से भी, और जो कहानी कहने का जो ढंग है, जो सिनेमा का जो पटकथा कहने का जो ढंग है, उस तौर पे भी, और कहानी कहने के तौर पे भी। जैसे मुगल आजम का नाम लिया जाता है, संवाद के स्तर पर लिया जाता है नाम, पटकथा के स्तर पर लिया जाता है नाम, टेकिंग के स्तर पर लिया जाता है नाम, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन इस फिल्म में खास करके जो जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, आमतौर पे हिंदी फिल्मों को लेकर के इस तरह की बातें नहीं की जाती। हाँ, साउथ की फिल्मों पे जरूर चर्चा हुई है, जैसे पिछले दिनों जय भीम आई, कुछ और फिल्में आई जिसकी चर्चा हुई कि वो समाज से जुड़ी हुई फिल्में बनाते हैं वो लोग। लेकिन नॉर्थ इंडिया या कहिए बम्बैया सिनेमा का जो सिनेमा रहा, वो मसाला फिल्म कही जाती रही, और उसकी वजह ये मानी जाती है, मैं तो क्योंकि उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ प्रकाश भाई आपको, कहा जाता है कि कोई भी प्रोड्यूसर जो है रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इतने तरह की कंट्रोवर्सी होती है, किस आदमी की भावना आहत हो जाए, कौन समाज, कभी राजपूत समाज की भावना आहत हो जाती है, कभी ब्राह्मण समाज की, कभी वैश्य समाज की, कभी वाल्मीकि समाज की, किसी की भी भावना आहत हो जाती है और सिनेमा के प्रोड्यूसर को शिकार बना लेती है। सेंसर बोर्ड में कई बार चीजें अटक जाती है। तो प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाना चाह रहे हैं वो कहते हैं मुझे कोई सोसाइटी को मैसेज नहीं देना, मैं समाज सुधार का काम नहीं करने आया हूँ, मैं पैसे लगा रहा हूँ और पैसे कमाने आया हूँ। ये एक हिंदी सिनेमा का मूल स्वर बन गया। हालांकि आप याद कीजिए कि पहले जो फिल्में बनती थी 50, 60, 70 तक भी फिल्में, मान लीजिए 50 और 60 के तो जरूर मानिए, जिन फिल्मों में फिल्म बनाने का मकसद होता था, फिल्म क्यों बना रहे हो, फिल्म की कहानी क्या है, कहना क्या चाहते हो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले होता था, रोल होता था, और उसके हिसाब से कास्टिंग होती थी। लेकिन बाद में सिनेमा जो है शुद्ध रूप से एक कहानी बन गई, जिससे भारतीय फिल्मों को देख करके, खासकर हिंदी फिल्मों को देख करके ये नहीं कह सकते कि भारत एक ऐसा देश है जहां 80% आबादी गरीब है, भारत एक ऐसा देश है जहां किसान बहुसंख्यक है, भारत एक ऐसा देश है जो ग्राम प्रधान देश है। ऐसा सिनेमा को देख करके, भारतीय फिल्म को देख करके नहीं कर सकते। भारतीय फिल्म जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि भारत एक देश है जहाँ कोई समस्या नहीं है, न जाति की समस्या है, न धर्म की समस्या है, केवल एक समस्या है कि वो प्यार करता है एक लड़की से, और प्यार के रास्ते में कई बाधा बन जाते हैं। कभी कोई विलन उसकी बीवी को उठा ले जाता है, कभी उसकी बहन के साथ रेप कर देता है, कभी उसके बेटे के साथ कुछ कर देता है, लेकिन बाकी सब बड़ी शांति। ऐसा सिनेमा दिखता है भारत का सिनेमा, उससे अगर भारत को अगर देखें तो। लेकिन इस फिल्म में जिस तरह की बात कर रहे हैं उसमें पहली बार एक ऐसा मैसेज आया है कि भारत का सिनेमा जो है भारत की कहानी कह रहा है, और भारत की जनता के मन में जो चल रहा है, जो आक्रोश है सरकार के खिलाफ, भले वो बोल नहीं पा रहा, वो आक्रोश इस फिल्म में उभरता है। ऐसा कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, ये एक उस तरह की प्रचारित फिल्म नहीं है जैसे कि आमतौर पर होते कि फिल्म एक उद्देश्य बनाई गई है, प्रेम की कहानी है या फलानी कहानी है, या आनंद की जो अमूल डेयरी के ऊपर फिल्म बनी थी वैसी कोई कहानी, ऐसी नहीं है। इस पर भरपूर पैसा लगाया गया है, इस फिल्म के कलाकारों पे भरपूर पैसा लगाया गया है, शॉट्स पे, एक्शन पे बहुत पैसा लगाया गया है। पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म। इस फिल्म का उद्देश्य भी दूसरी फिल्मों की तरह पैसे कमाना है मूल रूप में, लेकिन मूल रूप में पैसे कमाने के साथ साथ उसने एक संदेश भी दिया है कि इन मुद्दों को आप नजरअंदाज मत करिए। तो इस तरह से अगर आप देखें कि इतने पैसे लगाने के बाद रिस्क तो बहुत होगी प्रोड्यूसर के पास, डायरेक्टर के पास, कि इतने पैसे मैंने लगा दिए, इतने 100 करोड़ लगा दिए, और अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई या फिल्म नहीं चली तो मेरा तो इस हमें कितना नुकसान होगा, ये बात उनके जहन में होगी। लेकिन ये एक बड़ा साहसिक फैसला था इस रूप में कि लोगों के मुद्दे उठाए गए, लोगों की समस्या को उठाया गया और वो बात कही गई। तो मुझे लगता है कि इसलिए इसका महत्व और ज्यादा हो गया है इस फिल्म का। धनंजय जी। जी, जी। देखिए एक और बात मैं कहूँ, आम आदमी और बहुत सारे पत्रकार भी इस तरह की बात करते हैं जो सिनेमा से सीधे-सीधे संबंध नहीं रखते। पैसे के बिना फ़िल्म नहीं बनाई जा सकती, और फ़िल्म के बारे में कहा जाता है कि फ़िल्म जो है वो स्वप्न है।
सिनेमा जो है वो स्वप्न है। सिनेमा अगर याद कीजिए, आप दादा साहब फाल्के को याद कीजिए, तो बड़ा भौचक रह गए थे जब उन्होंने देखा था कि कैसे ट्रेन चल रही है या कैसे फलाना चल रहा है, और पहली फिल्म उन्होंने धार्मिक फिल्म बनाई थी और लोगों को बड़ा अच्छा लगा था, अरे ऐसा भी हो सकता है। और जो है दादा साहब ने कितना सारा उसके लिए सफर किया सिनेमा को, भारत में जिनको आज दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है और कहा जाता है कि भारतीय सिनेमा के पितामह है दादा साहब फाल्के। तो सिनेमा ठीक है, हमारे खास करके उत्तर भारत में सिनेमा को लेकर के क्रेज नहीं है, सिनेमा को लेकर के एक भाव है, अरे यार फिल्मी लोग हैं, लेकिन साउथ में इसको लेकर के बड़ा क्रेज है। आप याद कीजिए कि करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन, ये तमाम लोग जो थे वो सिनेमा के लोग रहे और सोसाइटी में भी उतना ही रोल प्ले किया। आज भी रजनीकांत और जयललिता वगैरह के बड़े नाम आते हैं। वो यहाँ नॉर्थ इंडिया में उस तरीके का नहीं है, लेकिन जो सिनेमा में जो काम कर रहे लोग हैं वो भी इसी समाज के हिस्सा है, वो भी इस समाज को समझते हैं, वो भी इस समाज को जानते हैं। और फिल्म जो है वो मीडियम स्वप्न का मीडियम, ये कुंठाओं का मीडियम नहीं है। जब हम टेलीविजन सीरियल पे बात करते हैं तो प्रायः हम लोग चर्चा करते थे डेली सोप पे खास करके कि इसमें कुंठाओं को ज्यादा महत्व हम देते हैं, क्योंकि ये लोअर मिडिल क्लास लोग देख रहे होते हैं सीरियल। सिनेमा जो है जितना ज्यादा ग्लैमरस होगा उतनी ज्यादा उसकी रीच होगी, क्योंकि हर आदमी अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है। सिनेमा आपको बेहतर बनाने का स्वप्न दिखाता है, इसलिए सपनों का सौदागर जो फिल्म आई थी उसको लेकर के कह सकते हैं कि सपनों का सौदागर कहा जाता है सिनेमा। सपने बेचते हैं सिनेमा के लोग, तो बिना पैसे के सपने नहीं बिकते हैं भाई साहब। तो मैं उसमें तो मानता हूं कि पैसा, लेकिन सवाल उठता है कि पूरा 2.5 घंटा जो आपने बिठाया, हालांकि मैं एक और जिक्र कर दूं, हालांकि आपसे बात कर रहा हूं, मैं ही बोले जा रहा हूं, लेकिन एक और बात करूं, कुछ कई सारी भ्रांतियां सिनेमा को लेकर के, इसलिए मैं बोल देता हूं। मनमोहन देसाई के बारे में कहा जाता है कि मनमोहन देसाई जो फिल्म बनाते थे लॉस्ट एंड फाउंड, एक टिपिकल मसाला फिल्म होती थी, लेकिन उस मसाला फिल्म से जबरदस्त तरीके से जुड़ाव होता था। और एक किस्सा बड़ा चर्चित है अमर अकबर एंथोनी का, कि अमर अकबर एंथोनी में माँ को ब्लड चाहिए और तीनों बेटे एक साथ ब्लड दे रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। मेडिकल साइंस ने कहा कि ये संभव ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये भावनाओं की कहानी है, सिनेमा भावनाओं पे चलता है, यथार्थ पे सिनेमा नहीं चलता। और मनमोहन देसाई एक और बड़ी अच्छी बात कहते थे भाई साहब, कि ये जो सिनेमा हॉल जो है ना वो अंधेरा होता है, और अंधेरा करके आपके सामने एक ये पर्दा होता है जिस पे लाइट की जाती है, और इस पे एक अलग दुनिया आपके सामने पेश की जाती है। आपको कुछ नहीं दिखता, आपके बगल के बैठे व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखता है, लेकिन सामने जो दुनिया प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने, एक्टर ने क्रिएट की है वो दुनिया आपको देखती है। तो आपकी दुनिया से उठा करके हम इस दुनिया में लेके आते हैं और बिलीव दिलाते हैं ये जो दुनिया है वो गैर दुनिया नहीं है, आपकी दुनिया है, आप यहाँ हो सकते हो या आप यहाँ हो। ये मनमोहन देसाई कहते थे। और सिनेमा की भूमिका मूलतः यही है। सिनेमा, टेलीविजन, ओटीटी की जब बात करते हैं कि तीनों अलग अलग मीडियम हैं, कैसे अलग हैं, उससे बड़ा महत्वपूर्ण अलग बड़ी डिटेल चर्चा हो जाएगी। खैर, लेकिन आप क्या कहेंगे, आम दर्शकों के लिए फिल्म है या ये सरकार को जवाब है, या ऐसी फिल्में बनते रहनी चाहिए क्योंकि इससे देश के मुद्दों को उठाया जाता है। और सिनेमा जब हम देखते हैं, देखने जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी समस्याओं पे, हमारी पीड़ाओं पे, हमारे मन की बातों को वहां प्रस्तुत किया जाए। देखिए, जब मेरे मन की बात को कोई दूसरा व्यक्ति करता है, मेरी पीड़ाओं को दूसरा व्यक्ति अभिव्यक्त करता है, तो मेरा उससे एक मनोवैज्ञानिक दिमागी कनेक्ट हो जाता है। अगर मैं कहूं कि आज के दौर में मेहनत करने वालों की बहुत उपेक्षा हो रही है और आपको लगता है कि ये बात तो सही है मेरे साथ, तो एक हमारा कनेक्ट होगा। जब फिल्म में हीरो बताता है अपनी जिंदगी की कहानी की वो कितने संघर्ष कर रहा है, तो इस देश में संघर्ष करने वाले तमाम लोगों को लगता है कि अरे ये तो उनके बीच से आया है, उनकी बात कर। अगर किसानों को कर्ज लेने में दिक्कत आ रही है, कर्ज चुकाने में दिक्कत आ रही है, आत्महत्या करनी पड़ रही है, और फिल्म में ये बात उठाई जाती है कि किसानों को ट्रैक्टर देने पर 13% और मर्सिडीज खरीदने वाले को 8% टैक्स। मुझे नहीं पता कि कितना लगता है ब्याज, पर फिल्म में अगर ये बात कहेगी तो मुझे लगता है कि अरे ये तो मेरी ही बात कर रहा है, मैं किसान हूं, मैं मर्सिडीज वाला नहीं हूं, या मर्सिडीज वाले होंगे तो बहुत कम होंगे, तो उन्हें लगता है कि ये तो उन्हीं की बात है, तो व्यक्ति उससे जुड़ जाता है। एक बड़े गुंडे से मैं टक्कर नहीं ले सकता, लेकिन अगर हीरो जाके गुंडे को मार के आता है तो मुझे लगता है कि देखो हीरो, मैं अपने आप को हीरो में अपनी छवि देखता हूँ कि मौका आएगा तो मैं भी उसे मार दूंगा, या
कहीं ना कहीं न्याय होगा, कोई ना कोई तो है जो न्याय के लिए लड़ रहा है। तो मैं उस हीरो में अपने आप को प्रतिनिधित्व कर लेता हूँ। मैं स्विट्जरलैंड की वादियों में नहीं घूम सकता, लेकिन अगर फिल्म का हीरो हीरोइन को लेके घूम रहा है तो अपने सिनेमा देखने वाला 20-22 साल का लड़का सोचता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बीवी के साथ स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम रहा हूं। उससे ये आभास होता है, यही फिल्म के माध्यम की ताकत है। एक और बात जो मैं बहुत शिद्दत से महसूस करता हूं कि आप भी लेखक हैं और बहुत से लेखक हैं, फिल्म बनाना जो डायरेक्टर का माध्यम है, फिल्म उससे कहीं एक तरह से पूरी दुनिया रचने जैसा है। अगर कहानी लिखना होगी मुझे, तो मैं उपन्यास में या कहानी में लिख दूंगा कि राम सीता के घर गया या राम ऐश्वर्या के घर गया और राम ने कहा आई लव यू, ऐश्वर्या ने कहा कि हाँ मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, और कहानी आगे बढ़ गई। लेकिन फिल्म में डायरेक्टर को हर चीज सोचनी, राम कहेगा किससे, राम की शक्ल सूरत कैसी होगी, राम की जुल्फे कैसी होगी, राम के कपड़े कैसे होंगे, राम किस जगह से निकल के आएगा, राम का बोलने का अंदाज कैसा होगा, और जो हीरोइन उससे कैसे बात करेगा, कितना लंबा पॉज लेगा। लिखते वक्त मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं कि उसने उसको देखा, हीरो ने हीरोइन को देखा और कहा कि आई लव यू। लेकिन फिल्म बनाते वक्त डायरेक्टर को एक एक चीज सोचनी होगी। यानी एक हिसाब से देखिए कि जब आप फिल्मों की शूटिंग आपने देखी होगी, फिल्म की शूटिंग चल रही है और डायरेक्टर बोलता है कट, तो एक सपने की दुनिया जो रची जा रही है, एक कट बोलते ही वो दुनिया, वो तमाम कलाकार एक झटके में वापस इस धरती पर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे मैं तो फला हीरो हूँ, ये फलानी हीरोइन है, मुझे भूख लग रही है, मुझे मेरा जूता काट रहा है, ये तमाम बातें उसे याद आएगी। लेकिन जब वो स्क्रीन पर हीरो हीरोइन के रूप में डायलॉग बोल रहे हैं, न डायलॉग उन्होंने लिखे, न पार्श्व संगीत उनका है, न कपड़े उन्होंने चुने, न क्या बात कहनी उन्होंने चुना, लेकिन वो एक ऐसे पुतले हैं। तो आप कल्पना कीजिए, लोग कहते हैं कि हम सब लोग इस धरती पर भगवान के बनाए पुतले हैं। अगर आप भगवान में यकीन करते हो तो हम हमारे पीछे डोर किसी और की है। तो जब फिल्म में डायरेक्टर के हाथ में सारी डोर होती है, चाहे हीरो हीरोइन का चयन तक से लेकर, हम उपन्यास में लिखते हैं कि हीरो हीरोइन से मिला, तो ये नहीं लिखते कि हीरो की नाक लंबी है, हीरो चश्मा पहनता है, हीरो के बाल काले हैं, हीरो के बाल किस स्टाइल के हैं, लेकिन वहां हर चीज डिफाइंड है। तो एक बहुत गंभीर माध्यम है, बहुत तगड़ा माध्यम है। और मेरी एक आम धारणा है कि जैसे किसान खेत में खेती करता और उसे पता नहीं होता कि फसल आएगी या नहीं, पता नहीं कब बारिश हो जाए, पता नहीं कब सूखा पड़ जाए, लेकिन हम दुआ करते हैं उस किसान के लिए कि हे भगवान, किसी किसान की फसल खराब ना हो, हर किसान को खूब कमाई हो, उसकी फसल भरपूर हो, उसका परिवार फले फूले। एक नागरिक के रूप में हमारी दुआ होती। तो ऐसे एक फिल्म बनाने वाले के प्रति हमारे मन में दुआ होती कि एक फिल्म बन रही है, मतलब 2000 लोगों को कम से कम 2 साल के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। ये हमारी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, हमारी गरीबी को कम कर रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है। उस फिल्म के बनने से कई घर चलेंगे, चाहे सिनेमा घर में काम करने, थिएटर में काम करने वाला बंदा हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो फिल्म का, के तो सारे लोगों का भला होगा। इसलिए फिल्म चलनी चाहिए, मुझे ये लगता देखिए, एक मैं बताऊं, आपने जो कहा 2000 लोगों को 5000 स्क्रीन में ये रिलीज हुआ है, तो 5000 स्क्रीन का मतलब सिनेमा हॉल की खाली बात करें, कितने लोग काम करते हैं ये समझ लीजिए। फिर आप देखिए कि किसी भी फिल्म यूनिट में 150 के करीब लोग होते हैं सामने, मतलब ऑन जी। ये शूटिंग के समय, लेकिन उसके प्री प्रोडक्शन में, उसके पोस्ट प्रोडक्शन में और ढेर सारे लोग लगते हैं। म्यूजिशियन लगते हैं, राइटर लगते हैं, आर्ट डायरेक्टर लगते हैं, और सब तमाम चीजें लगती हैं। लोकेशन पे जब जाते हैं तो वहां पे कई लोग होते हैं, सेट लगता है तो कई लोग होते हैं। और उसके बाद जो है, सबसे ज्यादा टैक्स जो है आप सिनेमा से वसूलते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे वसूलते हैं। और बदले में देते क्या है उनको, सिनेमा वालों को कुछ नहीं देते हैं, कोई सहूलियत नहीं देते हैं, बल्कि जब मन करता है आपको धमका करके उनसे शो करवाते हो फ्री में। आप धमका करके सीन कटवा देते हो, ये नहीं करो, सेट पे जाकर के मारपीट करते हैं। ये क्या किसी संगठन वाले में इतनी हिम्मत है कि किसी नेता के पास जाकर के मारपीट करे? किसी की हिम्मत है एक मामूली विधायक के घर पे जाकर के मारपीट करे?
इतने संगठन है, लेकिन एक स्टार के घर पे जाकर के हमला बोल सकता है, एक डायरेक्टर के घर पे जाके हमला बोल सकता है, उसके सेट पे जाके हमला बोल सकता है, और यहाँ सुरक्षा नहीं मिलती है, ये भी जान लीजिए। तो कई सारी चीजें हैं। खैर प्रकाश भाई, आप आए हमारे कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी दोस्तों, तो जवान फिल्म बड़ी तारीफ है। नयनतारा इसमें हीरोइन है, जिनकी डेब्यू फिल्म है। एटली कुमार की भी डेब्यू फिल्म मानी जा रही है, लेकिन बड़ी अच्छी इसलिए कही जा रही है कि इसमें कंटेम्पररी बात की है, एक काल्पनिक कहानी नहीं गढ़ी गई। हालांकि वो फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है कल्पना, लेकिन कल्पना का आधार है, और वो आधार इस देश की मौजूदा सच्चाई के करीब है। ये सबसे बड़ी खास बात है। और हिंदी सिनेमा पिछले लंबे समय से ये भूल गया है अपने समाज का सच क्या है। तो अगर जवान फिल्म में सच कहा गया है तो आप देखिए, उसका साथ दीजिए, और साथ के सच के साथ चलने की कोशिश कीजिए। सत्ता में बैठा हुआ आदमी जो है वो जो चाहे कर सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से। लेकिन जो सत्ता में नहीं बैठा हुआ है, कमजोर भी है, तो उसके अंदर गुस्सा है, और गुस्सा फूंकता है, और गुस्सा जब फूंकता है तो फिर सरकार बदल भी जाती है। फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद।